हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का इतिहास का 6th क्लास का अध्याय पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, आप यह कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत मतलब जो पीछे बीत चुका है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जानना जा सकता है। जैसे लोग क्या कहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आंखें टकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, बस यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेल सकते थे, कौन सी कहानियां सुन सकते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। चलिए, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र फर्स्ट पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कि नर्मदा नदी पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखिर तक शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो देखिए यहाँ पर सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यहाँ पर देख सकते हो। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ लगभग 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी देखिए कहाँ पर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु नदी। ये रही सिंधु नदी। थार और इसके पास इसकी सहायक नदी है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलुज नदी। सहायक नदियाँ सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 7400 वर्ष पहले इन्हीं नदियों इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों का शॉर्ट का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्ति था इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये मात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी-कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय विशाल
विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफ़िले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएँ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गाँव से दूसरे गाँव तथा एक कस्बे से दूसरे गाँव जाया करते थे। यानी कि जो धार्मिक गुरु थे, वो एक गाँव में शिक्षा देकर के दूसरे गाँव में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक-दूसरे के विचारों का जानने का अवसर मिला। यानी कि कुछ लोग घूमने-फिरने के शौकीन थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाया करते थे। आज लोग यात्राएँ क्यों करते हैं? तो बताइए आज लोग यात्राएँ क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र को देखिए, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा को निर्माण करते हैं। हालाँकि लोगों के लिए इन सीमा को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊँचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीपों से बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। यानी कि उपमहाद्वीपों से लोग आए और यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। समृद्ध माने यानी कि बढ़ाया और कई सौ वर्ष से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहते रहे हैं। देश के नाम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जो हम अभी इंडिया शब्द यूज करते हैं, वो इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में यानी कि आपके पास जो एटलस है उसमें देखिए, एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंध को हिंडोस कहा। यानी जो सिंध नदी थी उसको सिंधु नहीं कहते थे, वो हिंडोस तथा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समय का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यहाँ से पढ़ते हैं, साइड में इससे पढ़ते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को काटकर उनके अलग-अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। घोड़े पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पांडुलिपि है। और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अतीत के बारे में आप कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी कई पुस्तकों को ढूँढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यु जिसका अर्थ हाथ से निकला है। मैन्यु का मतलब है हाथ से। यह पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशद तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जा मिलती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत व तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। जो अभिलेख है या तो पत्थर पर या कोई धातु की वस्तु उस पर लिख लिख देते थे। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रशासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा-जोखा रखा करते थे। जो उन्होंने युद्ध लड़े हैं, वो अपना लिखवाया करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व
कहलाता है, यानी जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तु पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष लोग बस वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते। क्या पुरातत्वविदों का बहुधा कपड़ों के अवशेष में होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। यानी कि जो हमें इतिहासकार जो हमें पुरानी चीज मिलती है उन्हें स्रोत कहते थे। इतिहासकार उन्हें कहते थे। जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह होते हैं, जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के लिए रूप में करते हैं, अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो पुरातात्विक जो इतिहासकार हैं और जो पुरातात्विद हैं, जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उस स्रोतों के आधार पर ही अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अतीत एक या अनेक? क्या तुमने एक पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यानी जो उसका पुस्तक का शीर्षक है, उस पर लिखा है हमारा अतीत। यहाँ शब्द अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐस ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग-अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी जो राजा थे, रानियाँ थीं और जो पशुपालक यानी कि जो गरीब थे, अमीर थे, उनका जो रहन-सहन था, उनका जीवन था, भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं और हम जैसा कि हम आज भी देखते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो आसान ज़िंदगी जीते हैं और जो गरीब होते हैं, उनको भी जो ज़िंदगी होती है, वो अलग होती है। उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों के में लोग अलग-अलग व्यवहारों और रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी कि जो अंडमान निकोबार के लोग हैं, वहाँ पर इन सुविधा नहीं है, तो अपना जो भोजन है, वो मछली पकड़कर और शिकार करके अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इसके विरुद्ध शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए भी अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। यानी कि जो अभी जैसे हम बाजार में सब्जियाँ खरीदने जाते हैं, पहले भी लोग ऐसा करते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी जानते हैं। जो लड़ाई ये लड़ते थे, वो अपने लिखते थे, पत्रों पर यानी धातुओं की वस्तु पे लिखते थे। जबकि शिकार, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं करते थे। जो मज़दूर करते थे, जो पशुपालन करते थे, मछुआरे थे, वो अपना कैसे लिखें? ना तो वो पढ़े-लिखे होंगे, ना वो राजा थे। वो एक आम लोग थे, इसलिए उन्हें लिखने का मौका नहीं मिला। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अगर तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व से पहले के रूप में मानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी कि अब हम 2000 से और पहले, 2000 से पहले यानी तो 1999-98 ऐसे करेंगे। अब आपका चैप्टर ये और बचा है इतिहास और तिथियां। ये देखो, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा जाता है। यह एनो डोमिनी नाम तो लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी का जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का
बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी-कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। चलिए, ये खत्म हो चुका है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। धन्यवाद।